हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएस का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे काम को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स है हमारे मैनेजमेंट के। सबसे पहला आता है प्रोसेस, देन कम्स इफेक्टिवनेस एंड देन कम्स इफिशिएंसी। तो प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, यानी कि ये एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाली चीज है। इसके अंदर हम देखते हैं प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इन सारे फंक्शंस को करने से ही क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। सो इट इज अ प्रोसेस। देन कम्स इफेक्टिव। मैनेजमेंट इफेक्टिव तभी बनेगा जब हम सही काम को सही समय पर कर लेंगे। एंड इफिशियंसी का मतलब होता है कि सही काम को सही समय पर प्लस उसको क्या करना है, हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, यानी कि कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट करना है। देन कम्स हमारे पास कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये परवेसिव है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह लगता है, भले कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो। देन इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि किसी ना किसी टारगेट या किसी ना किसी गोल को सेट करके ही हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा है? कंटिन्यूअस है, ऑन गोइंग है, कभी भी खत्म नहीं होता। मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज में हमें क्या लगेगी, मैनेजमेंट। इट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस भी कैसा हो सकता है, चेंज कर सकता है। इट इज चेंजेबल along with the time. Then comes intangible force. मैनेजमेंट कैसा फोर्स है? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसको हम छू नहीं सकते, ना ही उसे हम देख सकते हैं। देन कम्स इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है? ग्रुप एक्टिविटी है। सारे के सारे मेंबर्स जो है वो they come together to work and to achieve a common goal of the organization. नेक्स्ट, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले आता है हमारे पास पीजी, देन सीएम, देन डीआईजी। यानी कि पीजी में रहने गए सीएम और डीआईजी। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पीजी से हम 2 पॉइंट्स याद कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज परवेसिव एंड गोल ओरिएंटेड। देन कम सीएम। सीएम से याद कर सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल। देन कम्स डीआईजी। डीआईजी से हम क्या याद कर सकते हैं? डायनामिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स एंड ग्रुप एक्टिविटी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, देन कम्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में 3 मेन पॉइंट्स है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट करता है तो क्या चाह रहा है अपने लिए। तो सबसे पहला आता है सर्वाइवल, यानी कि वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइव के बाद वो सोचेगा कि हमें प्रॉफिट्स कमाने, तो प्रॉफिट्स के लिए जाएगा। देन कम्स ग्रोथ। अगर उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया, देन ही विल बी थिंकिंग कि हमें किस तरीके से ग्रोथ करनी है। नेक्स्ट कम्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है कि कोई इंडिविजुअल के खुद के पर्सनल क्या क्या नीड्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसको फुलफिल करना, लाइक गुड हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशन, द सोशल नीड्स, द फाइनेंशियल नीड्स एक्सेट्रा। फिर आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप उस सोसाइटी में ही काम करेंगे, सोसाइटी के बाहर तो आप जाकर काम नहीं कर सकते। तो जिस सोसाइटी में आप वर्क कर रहे हैं वहां पर क्या कंट्रीब्यूट करना है आपको, वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को। देन यू गिव गुड एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा वी प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज टू आवर एम्प्लॉइज ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जो ग्रुप गोल के लिए जाता है। मैनेजमेंट इज फॉर अचीविंग द पर्सनल गोल्स ऑल्सो। देन इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इंक्रीजेस द इफिशियंसी। ये 5 पॉइंट्स जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता चुकी हूँ एंड वेरी वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको इसमें से याद रखना है। उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास कि मैनेजमेंट जो है उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब कैसा है वो, क्या एक साइंस के जैसा हम ट्रीट करें उसको, या हम उसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट करें, या फिर हम उसे आर्ट की तरह ट्रीट करें। तो मैनेजमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ साइंस, क्या हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ प्रोफेशन, और वी कैन ट्रीट इट एज एन आर्ट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट को साइंस मान सकते हैं। तो साइंस में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमारे पास कोई लॉ निकल कर आता है, कोई चीजें हमें पता चलती है। जैसे कि न्यूटन का लॉ आपने देखा होगा कि वो जो एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो ऊपर से नीचे ही गिरे, कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ गिरना चालू हो जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और वो हमेशा वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमने भी मैनेजमेंट के बना रखे हैं, मतलब कुछ ह्यूमन मेड प्रिंसिपल्स है। लेकिन वो जो प्रिंसिपल्स है वो हर टाइम काम नहीं करेंगे, यानी कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो हर टाइम नहीं चलेगा कि वो जो लॉ हमने बना दिया है वो हर टाइम वैसे का वैसे ही रहे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक है, इट विल चेंज ओवर द टाइम, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उस तरीके से मैनेजमेंट चेंज होगा। तो मैनेजमेंट को हम एज अ साइंस तो ट्रीट कर सकते हैं, बट नॉट एज अ जनरल साइंस, वी कैन ट्रीट इट एज अ सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस। नेक्स्ट कम्स हमारे पास कि क्या हम उसे एक प्रोफेशन मान सकते हैं, कैन वी ट्रीट इट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज नॉलेज रहती है, ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि प्रोफेशन में क्या आता है, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं, उन्हें हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं, वो लोग स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिसेस रहती है, उनकी ट्रेनिंग रहती है, देन दे बिकम अ प्रोफेशनल। तो इसी तरीके से कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है उसमें भी हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने की भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं लोग, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि डिग्री लेने से ही आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्योंकि घर में भी जैसे आप देखते हैं आपकी मम्मियां काम करती हैं, तो काम करते वक्त वो हर चीज को मैनेज करते ही हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई अलग से डिग्री नहीं ले रखी है। तो ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन तो मान सकते हैं, लेकिन फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है ये पूरे तरीके से सारे जो फीचर्स है मैनेजमेंट प्रोफेशन के वो इसके अंदर नहीं है। तो नेक्स्ट कम्स हमारे पास कि क्या हम इसको एक आर्ट मान सकते हैं क्या। तो जिस तरीके से आर्ट होता है, आर्ट में क्या करते हैं, आर्ट एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, एंड उसके साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर हम जो ये आर्ट रहता है उसको हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, वो हमारे अंदर उसकी जो कला है वो हम सीखते जाते हैं, और आगे आगे उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अपने आर्ट को बढ़ाते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। जितना अच्छी तरीके से हम मैनेजमेंट सीखेंगे और चीजों को मैनेज करेंगे, वैसे वैसे वो हमारी जो आर्ट की जैसी चीजें बढ़ती हैं और वी बिकम मोर क्रिएटिव। मैनेजमेंट में भी वैसे ही हम क्रिएटिव बनते जाते हैं। तो आर्ट जो है, मैनेजमेंट जो है, उसे हम फुल्ली आर्ट मान सकते हैं। मैनेजमेंट को हम फुल्ली साइंस नहीं मान सकते, ना ही हम उसको फुल्ली प्रोफेशन मान सकते हैं, लेकिन हम उसको एज अ आर्ट जरूर मान सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि क्या व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन कम्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारे ही जितने ऑफिसर कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो आ जाएंगे, एंड देन मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर कैटेगरी वाले, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, देन जितने भी मैनेजर्स हमारे पास हैं वो सारे जो है इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले लोग। तो लोअर लेवल में हमारे पास आ जाएंगे सुपरवाइजर्स जो होते हैं, या जो टीम लीडर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, वो सारे हमारे किसमें आ जाएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है हमारे पास कि इनके फंक्शंस क्या है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है स्ट्रेटेजीज बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, उनको लागू करवाना। देन उनका काम होता है कि गवर्नमेंट, कंपटीटर्स और जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जो है किसका रहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और सारे दे फॉर्मुलेट और द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, एंड टू अरेंज द रिसोर्सेज लाइक मशीनरी, मटेरियल, मनी, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में चीजें चाहिए वो सारी चीजें कौन सेट करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग।
देन कम्स हमारे पास कि लोअर मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनका क्या काम होता है. सो दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. और उनका काम होता है इंटरप्रेट करना, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करी गई है टॉप लेवल के द्वारा वो सारा इंटरप्रेट कौन करेगा? They will be interpreted by middle level management, and to assign the necessary duties and responsibilities to the lower level management, and they will also motivate the lower level management to achieve the desired organizational objectives. उसके बाद आता है लोअर लेवल वाले लोगों का काम. तो लोअर लेवल जो रहते हैं लाइक सुपरवाइजर्स, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं उन वर्क फोर्स से जो काम कर रही है, एंड वो इंश्योर करते हैं कि उनको बेटर क्वालिटी मिले अपने वर्किंग एनवायरनमेंट का, उनको प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स दी जाए, एंड उनके जो भी ग्रेवियंसेस है यानी कि उनके जो भी कंप्लेंट्स वगैरह है वो भी जाकर किसको बताएंगे? वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले लोगों. नेक्स्ट कम्स हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आता है हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इनके अलग अलग से क्या है चैप्टर्स बने हुए हैं आपकी बुक में, तो हम इनको एक एक करके बाद में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि ये हर एक जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनमें लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, हर जगह पर क्या लगेगा? कोऑर्डिनेशन. तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कहा गया है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है by which a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of a common goal. Then lastly हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन हमें करना ही है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाई डू वी नीड कोऑर्डिनेशन एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले ग्रोथ इनसाइट्स. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज हमें ग्रो करना है, उसको बढ़ाना है, उसको प्रोग्रेस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन के लिए, ताकि हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो एकदम एक ऐसे इंडिविजुअल यूनिट तो काम कर ही रहे हैं लेकिन उनको कंबाइंडली भी काम करना चाहिए ताकि उनकी ग्रुप एक्टिविटी दिखे और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सके. एंड लास्टली स्पेशलाइजेशन में आता है, जैसे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन स्पेशलिस्ट अगर मैंने हायर करा है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशलिस्ट को हायर करा है उन्होंने, तो हर स्पेशलिस्ट अपने अकॉर्डिंगली क्या करेगा? सजेशंस देगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, आप इस तरीके से काम करिए, आप उस तरीके से काम. तो कहीं ना कहीं एक क्लैश क्रिएट कर देता है उनके बीच में, एक डिस्प्यूट भी क्रिएट कर सकता है. तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, ताकि वो चीजें जो है स्मूथ जाए, मैनेजमेंट हमें उस चीज में हेल्प करता है. उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना. एंड इसके अलावा आपके अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.